अच्छा, कल वाली क्लास में हमने क्या किया था, एप्लीकेशन पढ़ रहे थे हम हार्ड सॉफ्ट एसिड एंड बेस का, जो पियर्सन का कंसेप्ट था उसकी। ठीक है, 4-5 एप्लीकेशन हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है हमारी अभिक्रिया की दिशा या डायरेक्शन ऑफ ए रिएक्शन। ठीक है, ये सारे जितने भी एप्लीकेशन हैं सारे एक ही चीज से रिलेटेड है। कौन सी चीज? कि अगर हमारे पास कोई भी एसिड है या बेस है, ठीक है, तो वो कॉम्प्लेक्स के अंदर दोनों की प्रवृत्ति कैसी है। अगर दोनों ही हार्ड है तो वो कॉम्प्लेक्स आपका स्टेबल होगा, ठीक है, उसी डायरेक्शन में आपकी रिएक्शन जाएगी। अगर वो दोनों सॉफ्ट है तो भी वो क्या होगा, स्टेबल होगा, तो वो आपकी डायरेक्शन फॉरवर्ड ही होगी उस रिएक्शन की। अगर क्या हो, एक सॉफ्ट और एक हार्ड हो, ठीक है, एसिड और बेस में से एक सॉफ्ट एक हार्ड हो, चाहे वो एसिड हो चाहे वो बेस हो, तो वो आपका क्या होता है, अनस्टेबल होता है। सारे के सारे पॉइंट इसी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर आप लिखो अभिक्रिया की दिशा के अंदर कि अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया में बनने वाले अम्ल और क्षारों की अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों की प्रकृति के आधार पर हम उसे उस अभिक्रिया की दिशा को बता सकते हैं, उस अभिक्रिया की दिशा को बता सकते हैं। ठीक है, जैसे ये रिएक्शन है आपकी, तो H+ जो है वो क्या है, एक ऐसा कंपाउंड जो कि साइज में छोटा है, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या होता है, एसिड की तरह बिहेव करेगा। और एसिड भी कौन सा होगा, अगर छोटा साइज का होता है तो ये एसिड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये हमारा क्या है, हार्ड एसिड है। ठीक है, ये जो कंपाउंड है इसके अंदर क्या है, ये मरकरी वाला जो पार्ट है ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, ठीक है, और ये हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिवली चार्ज होता है। ठीक, तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स के अंदर ये जो आपका पोर्शन है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये क्या होता है, सॉफ्ट एसिड होता है। OH- क्या होता है, हार्ड बेस होता है। इस कंपाउंड के अंदर ये जो पोर्शन है पॉजिटिव चार्ज वाला, ये क्या होता है, एसिड। एसिड में भी ये कौन सी कैटेगरी आती है, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी आती है। और ये जो OH- है ये बेस की तरह, क्षार की तरह बिहेव करता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, नेगेटिव चार्ज का स्पीशीज है, विनायन है। तो ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है, बेस है, लेकिन ये क्या होता है, हार्ड बेस होता है। अब ये जब रिएक्शन हुई, इस रिएक्शन में हमारे पास क्या बना, एक तो H2O का मॉलिक्यूल, जो किससे बना, हार्ड एसिड और हार्ड बेस। H2O का जो मॉलिक्यूल फॉर्म किससे बना, हार्ड एसिड और हार्ड बेस से। अगर ये हार्ड एसिड हार्ड बेस से बन रहा है तो ये क्या होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, ये जो हमारा निकला ये क्या है, सॉफ्ट एसिड। ठीक है, अगर ये स्टेबल प्रोडक्ट बन रहा है मतलब इस अभिक्रिया की दिशा क्या होगी, अग्र होगी, यानी ये हमेशा क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर ही ये रिएक्शन होने वाली है। ठीक है, अगर हम इसका उल्टा करें, हम क्या करें, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन की जगह हम क्या कर लें, एसएच ले लें, ऑक्सीजन की जगह सल्फर ले लें। ठीक है, तो सल्फर जो होता है वो क्या होता है, SH- ले। ठीक है, तो ये जो थायोनिल हाइड्राइड है ये क्या होता है, ये भी सॉफ्ट बेस होता है। ये सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है। ठीक है, इसकी जब भी रिएक्शन होगी यहाँ पे क्या बनेगा, H2S बनेगा। ये H2S जो है इसमें ये हार्ड एसिड है, ये सॉफ्ट बेस है। ठीक है, तो हमारा जो ये कंपाउंड बना ये किससे बना, हार्ड एसिड से, सॉफ्ट बेस से। ठीक है, अब इसके बाद में क्या निकल गया यहाँ से, CH3Hg+, ये हमारा क्या है, सॉफ्ट एसिड। ठीक है, तो यानी हमारा ये जो मेन प्रोडक्ट बन रहा है ये क्या है, एक तो हार्ड है और एक क्या है, सॉफ्ट है। तो हमने क्या कहा था कि अगर किसी कॉम्प्लेक्स के अंदर एक मॉलिक्यूल आपका हार्ड है, यानी एसिड और बेस में से कोई एक हार्ड है कोई एक सॉफ्ट है, तो वो क्या होता है, अनस्टेबल होता है।
अगर ये अनस्टेबल है तो ये जो रिएक्शन है ये क्या होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन के अंदर, ठीक है, यानी ये क्या होगी, ज्यादा जो है वो क्या होती है, वर्ष अभिक्रिया होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या जाएगा, कम जाएगा। तो इस तरह से हम अभिक्रिया की दिशा भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों देखो, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके बाद में लिखो, नेक्स्ट पॉइंट है उभयदंतु लिगेंड युक्त संकुलों में बंधन। नेक्स्ट पॉइंट है एम्फीटेट्रेट अगर हम लिगेंड लेते हैं तो उसमें जो बॉन्डिंग है उसके ऊपर किस तरह से ये डिपेंड करता है। उभयदंतु लिगेंड युक्त संकुलों में बंधन। अब देखो इसमें क्या होगा, जैसे हम कोई भी एसिड और बेस लेते हैं तो लिगेंड जो है वो ज्यादातर किसकी तरह बिहेव करता है, बेस की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले होते हैं, ठीक है। तो अगर हम लिगेंड ले रहे हैं जैसे आइसोथायोसाइनाइड या थायोसाइनाइड, ठीक है, आइसोथायोसाइनाइड और थायोसाइनाइड में क्या डिफरेंस होता है, एक में नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है और एक में सल्फर इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला होता है, ठीक है। दोनों के पास ही क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन देते हैं तो ये बेस की तरह बिहेव करते हैं, चार्ज की तरह बिहेव करते हैं। अगर ऐसी ये बात है तो इसमें दो होंगे, एक नाइट्रोजन और एक सल्फर। लेकिन अगर हम इनकी भी कंपैरिजन करें तो नाइट्रोजन अगर इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या होगा, हार्ड बेस होगा। लेकिन अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन देता है तो वो क्या होगा, सॉफ्ट बेस होगा, ठीक है। तो यही हमें बताना है कि अगर हमारे पास एम्फीडेट्रेट लिगेंड है, उभयदंतु लिगेंड है, तो उसमें से कौन सा एलिमेंट जो है वो संकुल बनाने में, बंध बनाने में काम में आ रहा है। अगर हमारे पास नाइट्रोजन काम में आ रहा है तो वो हार्ड बेस की तरह काम में आएगा, और अगर सल्फर इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो सॉफ्ट बेस की तरह काम में आएगा। अब जो भी हम मेटल लेते हैं, जैसे हमने कोबाल्ट +2 ले लिया, ठीक है, सॉरी कोबाल्ट +2 ले लिया, तो कोबाल्ट +2 में क्या है, ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, हार्ड एसिड, ठीक है। कोबाल्ट +2 क्या होता है, हार्ड एसिड होता है। और अगर हार्ड एसिड ले रहे हैं और इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ अगर इसका बॉन्ड बना रहे हैं, ठीक है, तो नाइट्रोजन के साथ अगर बॉन्ड बनाएंगे तो ये क्या होगा, सॉरी हार्ड बेस होगा, ये क्या होगा, हार्ड बेस होगा। अगर ये कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये क्या होगा, हार्ड एसिड हार्ड बेस का कॉम्प्लेक्स होगा। अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स बनता है तो वो क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। तो इसका जो कॉम्प्लेक्स बनता है वो किस तरह से बनता है, ये +2 है, ये -6 है, ये -4 है, ठीक है। ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा ये क्या होगा, स्टेबल होगा, ठीक है। इसी की तरह अगर हम लेते हैं पेडिनम +2, तो 4D5D की जितनी भी ट्रांजिशन मेटल है वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर है तो वो क्या होती है, सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करती है। तो ये हमारा सॉफ्ट एसिड है, ठीक है। अगर ये क्या करता है, इसमें से सल्फर के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये क्या होगा, सल्फर सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा, तो जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या होगा, हमारा स्ट्रॉन्ग होगा। लेकिन अगर ये नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो ये क्या होगा, एक सॉफ्ट एसिड है, एक सॉरी हाँ एक हार्ड बेस है, तो वो कॉम्प्लेक्स जो हो जाएगा वो क्या, अनस्टेबल हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, नाइट्रोजन के साथ ना बना के हम किससे बना रहे हैं, सल्फर के साथ। अगर ये सल्फर के साथ बनाता है तो ये क्या होगा, इस तरह से, ये +2, ये -4, ये -2, ये ठीक है। ये क्या होगा, स्टेबल, ये हमारा क्या है, सॉफ्ट एसिड है, और ये हमारा क्या है, सॉफ्ट बेस है, ठीक है। इनका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। लेकिन अगर हम इन दोनों में उल्टा करें, इसमें हम क्या कर देते हैं, इस तरह से देते हैं कि हमने नाइट्रोजन को यूज किया है,
ठीक है, नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया है कोबाल्ट का, इसमें सल्फर के साथ बॉन्ड बनाया है प्लेटिनम का। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये हमारा क्या है, हार्ड बेस है, और ये जो कोबाल्ट प्लस 2 है ये क्या है, हार्ड एसिड है। तो ये कॉम्प्लेक्स जो बना है ये हार्ड एसिड हार्ड बेस का बना हुआ है, स्टेबल है। इसके अंदर प्लेटिनम प्लस 2 जो होता है वो सॉफ्ट एसिड होता है, इसका हमने बॉन्ड बनाया है किसके साथ, सल्फर के साथ। अगर ये सल्फर के साथ बनाते हैं तो ये सॉफ्ट बेस है, अगर सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस का कॉम्प्लेक्स बनता है तो ये क्या होता है, स्टेबल होता है। लेकिन अगर हम इसका उल्टा कर दें, ठीक है, यहाँ पे नाइट्रोजन की जगह सल्फर के साथ बॉन्ड बना दे तो ये क्या होगा, ये हार्ड एसिड ये सॉफ्ट बेस हो जाएगा, तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। इसी की तरह अगर हम इसको उल्टा कर दें कि ये सॉफ्ट एसिड है, इसका हम बॉन्ड बनाए नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन क्या होता है, स्ट्रॉन्ग हार्ड एसिड होता है, सॉरी हार्ड बेस होता है, हार्ड बेस और सॉफ्ट एसिड, तो ये क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से हम क्या बता सकते हैं, स्टेबिलिटी बता सकते हैं लिगेंड के बीच में। अगर एंटीडेंटेट लिगेंड है तो एक से ज्यादा एलिमेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले, उसमें से अगर एक की टेंडेंसी कम है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की तो वो सॉफ्ट बेस की तरह बिहेव करेगा, अगर दूसरे एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी ज्यादा है तो वो हार्ड बेस की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, और वो किस तरह के कंपाउंड के साथ जुड़ रहा है उसके बेस पे उसका कॉम्प्लेक्स बनेगा। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखो, प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति, occurrence ऑफ मिनरल इन नेचर, प्रकृति में खनिजों की प्राप्ति। इसमें क्या है, जैसे हम ये बोलते हैं कि जो भी हमारी क्षारीय धातुएं होती है, ये क्षारीय मृदा धातुएं होती है, वो ज्यादातर किसकी फॉर्म में मिलती है हमें आर्थिक के अंदर, ऑक्साइड या कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती है। ठीक है, उस चीज को भी ये हार्ड सॉफ्ट एसिड बेस का कंसेप्ट समझाता है। किस तरह से समझाता है कि अगर हम बात करें क्षारीय धातुओं की या क्षारीय मृदा धातुओं की, तो वो क्या होती है, हार्ड एसिड होती है, हार्ड बेस होती है। हमने पियर्सन के कंसेप्ट के बेस पे ये देखा था कि एस ग्लोब वाली जितनी भी मेटल है वो क्या होती है, हार्ड एसिड होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो क्या करती है, या तो +1 या +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर होती है, और इनका जो पोलराइजेशन है वो क्या होता है, कम होता है। ठीक है, तो ये क्या आती है, कहाँ पे आती है, हार्ड एसिड की कैटेगरी में आती है। ठीक है, एस ग्लोब वाली जितनी भी मेटल है। ठीक है, अगर ये हार्ड एसिड की कैटेगरी में आती है, तो अगर हम बात करें सोल्ट की, तो सोल्ट हम किस किस से बना सकते हैं, इन मेटल्स का एग्जांपल क्या होता है, जैसे सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये सारी क्या होते हैं, हार्ड एसिड की कैटेगरी। ठीक है, अब इसका सोल्ट जब भी हम बनाते हैं तो हम किसके साथ बनाते हैं, बेस के साथ बनाते हैं। बेस क्या ले सकते हैं हम, ऑक्साइड बना सकते हैं, कार्बोनेट बना सकते हैं, सल्फेट बना सकते हैं। ठीक है, तो ऑक्साइड में क्या है, ऑक्सीजन है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, बेस जो है क्षार जो है वो क्या है, ऑक्सीजन है जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। तो ऑक्सीजन जो होता है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है, कार्बोनेट जो होता है वो भी क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह बिहेव करता है। लेकिन सल्फेट में सल्फर होता है, सल्फर जो होता है वो वीक बेस की तरह बिहेव करता है, या फिर हम इसे कहते हैं स्ट्रॉन्ग नहीं, इसको हार्ड नहीं, ये हार्ड बेस की तरह है। और ये जो होता है सल्फेट यानी सल्फर के जो भी मॉलिक्यूल है वो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देते, क्योंकि उसका साइज बड़ा हो जाता है, डी ऑर्बिटल हो जाता है इनके पास। तो अगर इनके पास लोन पेयर है भी तो भी वो डी ऑर्बिटल में क्या हो जाते हैं, स्टेबलाइज हो जाते हैं, आसानी से ये दूसरे मॉलिक्यूल को लोन पेयर ऑक्सीजन के कंपैरिजन में नहीं देते। ठीक है, इसलिए ये क्या आते हैं, सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में।
ठीक है, तो अब ये हार्ड एसिड ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, हार्ड बेस के साथ, तब ये क्या होंगे, स्टेबल होंगे। तो हमने ये भी पढ़ा है नेचर में कि ये जो एस ब्लॉक की जितनी भी क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, इन दोनों के अंदर जितने भी मेटल है वो किसकी फॉर्म में मिलती है, ऑक्साइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती है। क्यों? क्योंकि ये हार्ड एसिड की तरह बिहेव करता है, ये हार्ड बेस की तरह बिहेव करता है, और इनका जो कॉम्प्लेक्स होगा या इनका जो संकुल बनता है, इनका जो सोल्ट बनता है, वो क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। और अगर ये ज्यादा स्टेबल है तो ये प्रकृति में आपको इसी रूप में मिलेंगे, जैसे सोडियम Na2O की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है, Mg2O3 की फॉर्म में मिल जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में मिल जाएगा, MgCO3 की फॉर्म में मिल जाएगा, ठीक है। और इनके जितने भी सल्फेट हैं वो क्या मिलेंगे, कम मिलेंगे, क्योंकि सल्फेट क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में आते हैं। देखिए अगर हम बात करें ट्रांजिशन मेटल्स, ठीक है, संक्रमण धातुओं की, तो संक्रमण धातुएं जो होती है वो क्या होती है, सॉफ्ट बेस की कैटेगरी, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आती है, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल जो कि क्या हो, 45D सीरीज की हो, लेकिन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की हो, तो वो सारी किसके अंदर आती है, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी के अंदर, ठीक है। ट्रांजिशन मेटल्स होती है डी ब्लॉक वाली 4D 5D सीरीज की, ये सारी किसके अंदर आती है, सॉफ्ट एसिड की कैटेगरी में आती है। ये जो है ये ज्यादातर प्रकृति में किस रूप में मिलेगी, सल्फेट की फॉर्म में मिलेगी, क्योंकि ये क्या है, सॉफ्ट एसिड है, ये सॉफ्ट बेस के साथ कंपाउंड बनाएंगे और किसकी फॉर्म में मिलेंगे हमें, ये सल्फेट की फॉर्म में ज्यादा, ठीक है। तो इसको आप लिख लो, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं, क्षारीय और क्षारीय मृदा धातुएं प्रकृति में ऑक्साइड और कार्बोनेट की फॉर्म में मिलती है, के रूप में मिलती है, प्रकृति में ऑक्साइड और कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिख लो, इसकी जगह एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल लिख लो, Al2O3, ठीक है, ये वाले एग्जाम्पल ये ज्यादातर ऑक्साइड या कार्बोनेट की फॉर्म में हमें मिलती है। तो साथ में ये लिख लेना कि ये जो एस ब्लॉक वाली है ये क्या होती है, हार्ड एसिड की कैटेगरी में आती है, ऑक्साइड कार्बोनेट हार्ड बेस की कैटेगरी में आती है, इसलिए ये कॉम्प्लेक्स क्या है, स्टेबल है, इसलिए एस ब्लॉक की मेटल्स जो है वो कार्बोनेट या ऑक्साइड के रूप में मिलेगी। जबकि भारी संक्रमण धातु है, भारी संक्रमण धातुओं का मतलब क्या है, जो 45D सीरीज की है, वो ज्यादातर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में ही मिलती है, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में वो सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करती है। भारी संक्रमण धातु में मृदु व्यवहार के कारण, यानी सॉफ्ट एसिड या क्या कहोगे, मृदु अम्ल की भांति व्यवहार करती है, अतः यह प्रकृति में सल्फाइड के रूप में, प्रकृति में सल्फाइड के रूप में मिलती है। क्योंकि सल्फाइड सॉफ्ट बेस की तरह, मृदु क्षार की तरह व्यवहार करता है, मृदु क्षार की तरह व्यवहार करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल लिख लो, जैसे कॉपर का सल्फाइड है, सिल्वर का है, जिंक सल्फाइड और मर्क्यूरी सल्फाइड, ये सारे क्या है, स्ट्रॉन्ग है, यानी स्टेबल कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि दोनों के अंदर क्या है, सॉफ्ट एसिड और सॉफ्ट बेस है।
ये है स्टेबल, क्योंकि ये किससे बने हुए हैं, सॉफ्ट एसिड सॉफ्ट बेस। ठीक है, इसके बाद में इसी में नेक्स्ट टाइम लिखो सीमावर्ती अम्ल, जैसे निकल +2, Cu+2, ठीक है, Pb+2, ये सारे क्या है, सीमावर्ती अम्ल है। ये ना तो स्ट्रोंग की कैटेगरी में आते हैं और ना ही ये सॉफ्ट की कैटेगरी में आते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये कार्बोनेट, ऑक्साइड और सल्फेट तीनों ही बना सकते हैं। ठीक है, सीमावर्ती जितने भी अम्ल हैं वो क्या कर सकते हैं, कार्बोनेट भी बना सकते हैं, ऑक्साइड भी बना सकते हैं और सल्फेट भी बना सकते हैं। ये तीनों ही फॉर्म में मिलते हैं। तो इसमें लिख लो सीमावर्ती अम्ल, ये सल्फाइड कार्बोनेट दोनों ही रूपों में मिलते हैं। ये सल्फाइड और कार्बोनेट दोनों ही रूपों में मिलते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट लिखो, धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन, पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन, या पॉइजनिंग ऑफ मेटल कैटलिस्ट। अब देखो इसमें क्या है कि अगर हम कोई मेटल कैटलिस्ट की तरह, उत्प्रेरक की तरह काम में ले रहे हैं, ठीक है, तो वो मेटल किस तरह का है, वो स्ट्रोंग है, हार्ड है या फिर सॉफ्ट है। ठीक है, जैसे अगर हमने कोई उत्प्रेरक ऐसा लिया जो कि क्या होता है, सॉफ्ट एसिड होता है, जैसे प्लेटिनम ले लिया, प्लेटिनम ले लिया, ये सारे क्या है 45D वाले हैं। तो ये क्या होते हैं, सॉफ्ट बेस, सॉफ्ट एसिड की तरह बिहेव करते हैं। ठीक है, ये होते हैं सॉफ्ट एसिड। अगर ये सॉफ्ट एसिड है और इनके साथ हम क्या करें, ऐसे कोई मॉलिक्यूल जोड़ दें जो कि सॉफ्ट बेस हो। ठीक है, अगर हम धातु उत्प्रेरक ऐसा ले रहे हैं जो कि सॉफ्ट एसिड है, इसके साथ हम ऐसे मॉलिक्यूल जोड़ दें जो कि सॉफ्ट बेस है, तो वो क्या करेंगे, इन धातु उत्प्रेरकों के साथ टाइटली जुड़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि वो स्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। स्टेबल कॉम्प्लेक्स कब बनेगा, जब आपका बॉन्डिंग जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम सॉफ्ट एसिड की रिएक्शन सॉफ्ट बेस के साथ करवा देते हैं, तो ये क्या करते हैं, एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देता है, जिससे उसको तोड़ना मुश्किल होता है। ठीक है, अब विषाक्तन किस तरह से हुआ, ठीक है, पॉइजनिंग किस तरह से होगी कि अगर हमने धातु उत्प्रेरक है उसको डायरेक्टली यूज नहीं किया, हमने उसके साथ कोई ना कोई कंपाउंड जोड़ दिया। अगर हमने इसके साथ कंपाउंड जोड़ दिया तो ये उत्प्रेरक की तरह बिहेव नहीं करेगी। उत्प्रेरक करता क्या है, किसी भी रिएक्शन के अंदर अभिक्रिया के रेट को कम या ज्यादा करता है। कैसे करता है कि वो सबसे पहले रिएक्टेंट मॉलिक्यूल के साथ जुड़ता है, क्रियाकारक के अणुओं के साथ जुड़ता है, जुड़ के उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस वो करता है, जिसकी वजह से आपकी अभिक्रिया की जो रेट है या दर है वो कम या ज्यादा होती है। लेकिन हमने क्या किया, इन मेटल्स को या इन उत्प्रेरकों को ही क्या कर दिया, बाउंड कर दिया किसी भी दूसरे केमिकल से। तो ये क्या होता है, अपना पूरा इफेक्ट नहीं दिखा पाता है। या फिर हम दूसरे शब्दों में बोले तो ये जो सॉफ्ट बेस है, या फिर हम ये बोले क्या कि लिगेंड जो है, ये क्या करते हैं, इन धातु उत्प्रेरकों की जो भी एक्टिव साइड है वहां पे जाके ये जुड़ जाते हैं। ठीक है, एक्टिव साइड पर जहां पे ये जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, इनका पॉइजनिंग हो जाएगा उत्प्रेरकों का, ये उस रिएक्शन के अंदर अपना इफेक्ट नहीं दिखा पाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर लिख लो मृदु धातुएं जैसे प्लेटिनम और प्लेटिनम, मृदु धातुएं जैसे प्लेटिनम और प्लेटिनम, अच्छा इनका यूज करते हैं हम एज ए कैटलिस्ट, कहाँ पे करते हैं, रिडक्शन में करते हैं ना, निकल प्लेटिनम प्लेटिनम, इनका यूज रिडक्शन में किया जाता है, अपचन में किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, दोनों निकल को छोड़ दो, ये दोनों क्या है, मृदु धातुएं हैं। ठीक है,
मृदु धातुएं जैसे प्लेटिनम प्लेटिनम का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है, किया जाता है। यदि ये धातुएं मृदु लिगेंडों से जुड़ जाए, सॉफ्ट लिगेंडों से जुड़ जाए, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, ओल्फिन्स, ठीक है। ये सॉफ्ट बेस या लिगेंड का एग्जांपल है कार्बन मोनोऑक्साइड CO या फिर ओल्फिन्स क्या होते हैं, जो कि डबल बॉन्ड वाले, यानी एसिम्प्टोट तो जितने भी कंपाउंड होते हैं वो क्या होते हैं, ओल्फिन्स होते हैं। ठीक है, ये किसकी कैटेगरी में आते हैं, सॉफ्ट बेस की कैटेगरी में। ये लिखा आपने, धातुएं मृदु लिगेंडों जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड और ओल्फिन के साथ बंध बनाकर इनकी या इन धातुओं की एक्टिव साइट पर सक्रिय स्थलों को, एक्टिव साइट या सक्रिय स्थलों को ब्लॉक कर देता है, अवरुद्ध कर देता है। मतलब क्या है कि ये जितने भी सॉफ्ट एसिड है, ठीक है, ये किसकी तरह बिहेव करते हैं, उत्प्रेरक की तरह बिहेव करते हैं। तो ये जो सॉफ्ट बेस है या लिगेंड है, ये क्या करते हैं, इन धातुओं की एक्टिव साइट जितनी भी है, ठीक है, सक्रिय स्थल जितने भी हैं, उनके साथ बॉन्ड बना के उनको अवरुद्ध या ब्लॉक कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका क्या हो जाता है, विषाक्तन या पॉइजनिंग हो जाती है। ठीक है, अवरुद्ध कर देते हैं और इससे धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन हो जाता है, इससे धातु उत्प्रेरकों का विषाक्तन हो जाता है।